जब नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स होंगे तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि यूट्रस में नीचे प्लेसेंटा है, तो इस केस में ब्लीडिंग का चांस होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। मिसकैरेज हम बोलते हैं जब हमारा 5वें महीने से पहले ही गर्भपात हो जाता है या कि ब्लीडिंग होने लग गई, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई। जब मिसकैरेज होता है तो आई थिंक 2 तरीके होते हैं, जो भी अंदर कुछ रह जाता है उसको क्लीन करने के। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है हमने ऐसा कुछ खा लिया था इसीलिए मिसकैरेज हो गया। अच्छा। तो जब वो हमारी प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो हम ऑब्वियसली उस पीरियड के अराउंड थोड़ा सेफ रहेंगे। एग्स को लेकर भी कोई टेस्ट वगैरह किए जाते हैं टू कीप द प्रेगनेंसी? नहीं, पहले अगर हमारा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना मिसकैरेज का ही साइन है। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जो एक हर महिला या फिर यूं कहें उस फैमिली के लिए एक बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, लेकिन एक सैडेस्ट मोमेंट तब आता है जब इतना केयर करने के बाद भी, इतनी मेडिकेशंस के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये अक्सर समझ ही नहीं आता। इतने सारे सवाल मन में होते हैं कि उस दौरान डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकते कि ये हुआ क्यों है। और इसलिए आज सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। और आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम उन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर, जो महिलाओं के मन में रह जाते हैं, वो पूछ भी नहीं पाती हैं एक्चुअली। सी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट यू, तो एक बहुत प्यारा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और काफ़ी सारी होप्स बंध जाती हैं। लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आजकल मिसकैरेज इतना कॉमन कैसे हो गया, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा सदमा या फिर यूँ कहें बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाता था, लेकिन आजकल इतना कॉमन कैसे हो गया है? तो मैं 2 बातें बोलूँगी इस बारे में। एक तो आजकल ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, कई बार पहले पता ही नहीं चलता था। अगर हम मिसकैरेजेस की बात करें तो 10 से 20% प्रेगनेंसीज एंड करती हैं मिसकैरेज में, जिसमें से काफ़ी प्रेगनेंसीज के बारे में पेशेंट को, महिला को पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पीरियड्स ऊपर हुए, अभी तक यूरिन टेस्ट भी नहीं किया था और हैवी ब्लीडिंग हो गई, शी वुड थिंक कि मुझे नॉर्मल पीरियड ही आ गया, बट प्रेगनेंसी हुई थी, जो अधिकतर केमिकल प्रेगनेंसी या वेरी अर्ली प्रेगनेंसी होती है। तो वो चीज़ आजकल बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। लोग यूरिन टेस्ट घर पे खुद बहुत आराम से जल्दी से कर लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई और फिर ब्लीडिंग हुई। तो एक कारण तो ये मोर रिपोर्टिंग है पहले और अब में। दूसरा ज़रूर क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल्स जो इतने बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये मिसकैरेजेस के रेट इंक्रीज़ होने का। प्लस आजकल द एज जब एक महिला कंसीव कर रही है वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। पहले 25-30 के आसपास कंसेप्शन ज़्यादा होते थे, आजकल वही एज 35 प्लस बहुत आम तौर पे देखी जाती है, 35, 40, इवन 40 प्लस पे। तो कभी कभी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी एसोसिएटेड हो जाते हैं कि डायबिटीज़ डेवलप हो गया है या बीपी का इशू चल रहा है, वो सब भी प्रेगनेंसी को किसी ना किसी तरीके से और अफेक्ट करते हैं। मदर की एज बढ़ना खुद में एक हाई रिस्क रीज़न होता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो मैं अगर एक राइट एज पूछूं आपसे कंसीव करने के लिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि 25 to 30 तक किया जाता था, विच इज़ आई थिंक गुड फॉर प्रेगनेंसी, है ना। लेकिन अभी के डेट में बोलें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं कि जो बाद में लेट ऑफ प्लान करती हैं प्रेगनेंसी, तो राइट एज क्या है? राइट एज 25 to 30 ही है। ये हमारी बॉडी ऐसे ही बनी है। किसी भी महिला में एक लिमिटेड एग्स होते हैं और वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बन गए होते हैं, वही एग्स पूरी लाइफ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यू एग्स बन रहे हैं। तो जैसे जैसे एक विमेन की एक एज इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे उसके जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट होने लगता है। तो हमारी क्रोमोसोम्स की बीमारियां जो हैं, गुण क्षेत्रों की बीमारियां, उसके रिस्क उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्लानिंग 2 kids, तो द सेकेंड वन इज़ यूजुअली आफ्टर 30 और नियरिंग 35, विच इज़ ऑल्सो ओके। पर एक चीज़ मैं बहुत फैक्ट वे में पूछूंगी कि बहुत सारी एजड वुमेन होती हैं, उसके बाद भी वो कंसीव करती हैं और बहुत अच्छे हेल्दी बेबी को भी जन्म देती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? इज थ्रू द IVF और देयर समथिंग एल्स? 40 तक तो कंसीव किया जा सकता है, 45 तक भी। ये डिपेंड करते हैं कि हमारे कितने एग्स थे।
हर पेशेंट का वो डिफरेंट रहता है। और इवन जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता प्रेगनेंसी का चांस तब तक भी रहता है। इवन नियरिंग मेनोपॉज भी कुछ कुछ एग्स रिलीज होते रहते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। ऑब्वियसली वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी एज फैक्टर की वजह से और एग क्वालिटी अगेन, तो कंसीव हो ही नहीं सकता, ये डिफ़िकल्ट है टू से। बट हाँ, हाई रिस्क होगी, उसको एक्स्ट्रा केयर की और रेगुलर चेकअप की, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स की ज़रूरत ज़रूर होगी। सुपरवाइज्ड हमेशा वो होनी चाहिए डॉक्टर से। और हेल्दी भी हो सकती है, बट एक जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये हमारा एक डेटा क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हेल्दी हो गई, एक प्रेगनेंसी हेल्दी हो गई डजेंट मीन सारी होंगी। तो द डेटा सेज, जो हमारे पास डेटा इज़ वर्ल्ड वाइड डेटा, उससे हमें पता चलता है कि नहीं चांसेस जो हैं, रिस्क्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस उम्र के साथ साथ घट रहे हैं। बट एक या दो हेल्दी होने से वी कांट जनरलाइज की हेल्दी हो ही सकती है, क्योंकि उसकी हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो अगर ये पूछा जाए, जैसे आपने एज बता दिया कि प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है, तो जब एक महिला कंसीव करने के टर्म में होती है तो क्या उस टाइम पे डे 1 से जब वो कंसीव कर लेती है उस टाइम से क्या बेसिक चीज़ है जो उसे फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो? अगर हम फर्स्ट टाइमर की बात करें कि पहले कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई ऐसे बैड हिस्ट्री नहीं है जैसे कि मिसकैरेजेस या कोई भी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में व्हेन यू एंटर, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद जब पता चलता है अपने डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, ताकि आपके बेसिक टेस्ट हो जाएं, आपकी एक रिस्क असेसमेंट हो जाए कि आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है तो नहीं जो अभी तक पता नहीं हो। जनरली अगर हम 30 के एज के आसपास होते हैं तो कई बार छोटी मोटी चीज़ें भी हेल्दी तो वो रिकॉग्नाइज भी नहीं होती जब तक हम टेस्ट नहीं करते। उसके बाद हम एक डेटिंग स्कैन करके, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि हाँ अंदर सब ठीक है, हेल्दी है, क्योंकि इतनी जल्दी हम किसी और तरीके से नहीं देख सकते बेबी की वेलबींग। तो एक बार हमें सबसे पहले मिलना चाहिए, जो बेसिक टेस्ट्स हैं, जो सोनोग्राफी है हमारी, वो हमें करानी चाहिए। और फिर जैसे जैसे हमारी डॉक्टर की एडवाइस है हमें आगे जाना चाहिए। कोई भी मेडिकेशंस, कोई भी एक्सरे एक्सपोजर्स वगैरह हमें नहीं करने हैं। मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के हमें नहीं लेने हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ मेडिसिन्स बेबी के लिए सेफ़ नहीं हो। तो जब हम एक बार अपने डॉक्टर से मिल लेंगे, हमारी अगर कोई ऑलरेडी मेडिसिन्स चलती हैं किसी वजह से, उनको चेंज तो नहीं करना है, उनको बंद तो नहीं करना है, ये एडवाइस हमें तुरंत उस समय लेनी है। एक वर्ड बेसिकली यूज़ किया जाता है जब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि महिलाएं जो हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया है क्या ये डराने वाली चीज़ है, या इज़ दिस इज़ नॉर्मल कि एक स्टार्टिंग जब व्हेन यू कंसीव कि वो प्लेसेंटा प्रीविया वाला सीन रहता है, लेकिन जब वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाता है? इज़ दिस नॉर्मल और स्कैरी? तो प्लेसेंटा प्रीविया हम बहुत अर्ली इसकी बात नहीं करेंगे, ये प्रेगनेंसी के एटलीस्ट 5 मंथ्स हो जाने के बाद हम थोड़ा बेटर इस पे कमेंट कर सकते हैं। प्लेसेंटा आवल नाल है जो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी के बीच, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से ही बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिलता है, वो अटैच्ड होता है यूट्रस से, बच्चेदानी से। तो प्लेसेंटा किस जगह पे लोकेटेड है यूट्रस में, क्या वो नीचे लोकेटेड है जहाँ पे हमारे यूट्रस का माउथ है, मतलब सर्विक्स है, या वो ऊपर है? तो ये प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की लोकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा जो है वो नीचे अटैच्ड है, लोअर सेगमेंट पे अटैच्ड है, या फिर यूट्रस के माउथ ऑस के पास अटैच्ड है। अगर ये सिर्फ शुरुआती तौर पे है, जब हम 20 वीक्स पे या 24 वीक्स पे देख रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि शायद विद प्रेगनेंसी जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा इट कैन ऑल्सो मूव, इट कैन मूव अवे। बट अगर ये हमारे 9 महीने पे भी नीचे रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी इस केस में हम नहीं करते हैं, क्योंकि पहले प्लेसेंटा है और फिर बेबी। जब नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स होंगे तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि यूट्रस में नीचे प्लेसेंटा है, तो इस केस में ब्लीडिंग का चांस होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। प्लस थोड़े स्पेशल प्रिकॉशंस पेशेंट को लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ट्रैवल अवॉइड करना है, इंटीमेसी इस केस में अवॉइड की जाती है ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। हमें चाहना है कि 9 महीने तक हम प्रेगनेंसी को आगे ले जा पाएँ और हेल्दी बेबी को दुनिया में ला पाएँ। तो क्या प्लेसेंटा प्रीविया अगर डे 1 से जब आप कंसीव करते हैं तो क्या आपके हाई रिस्क होते हैं मिसकैरेज के? There is something relation between miscarriage और प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया टर्म हम अभी यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में। इनफैक्ट प्लेसेंटा को डेवलप होने में ही 2nd-3rd मंथ लगता है। तो बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ तो हमें अच्छे से प्लेसेंटा दिखने लग जाता है अल्ट्रासाउंड में। और काफ़ी पेशेंट्स में इनिशियली
3 मंथ पे जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्लेसेंटा नीचे पाया जाता है अच्छा। और वो बाद में चले जाता है, ऊपर खिसक जाता है या शिफ्ट हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया टर्म हम यूज़ ही बाद में करेंगे। तो इसको हम मिसकैरेज से नहीं रिलेट करेंगे। तो ये कोई रीज़न नहीं है आपके मिसकैरेज का? नहीं, मिसकैरेज हम बोलते हैं जब हमारा 5वें महीने से पहले ही गर्भपात हो जाता है या कि ब्लीडिंग होने लग गई, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई, 5वें महीने के बाद ही हम प्लेसेंटा प्रीविया जैसी टर्म का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं को जब वो कंसीव करती हैं तब से ही ब्लीडिंग और स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, तो ये क्या रीज़न है? देखो, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना मिसकैरेज का ही साइन है। अगर कोई प्रेगनेंसी जो बेबी है यूट्रस में वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो कुदरती तौर पे वो बॉडी से निकलने की कोशिश करता है। अच्छा। उस केस में या तो क्रैम्प्स आएंगे या ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगा। वो तो आपको ये पहले पता signs चल हैं। जाएगा। वो पेशेंट हमें बताएगी कि मुझे स्पॉटिंग हो गया। प्रेगनेंसी में कोई भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती। तो जब भी ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है या लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो मिसकैरेज के साइंस हैं। तो मतलब कोई भी स्पॉटिंग, कोई भी ब्लीडिंग वो नॉर्मल नहीं है एनी टाइम ड्यूरिंग इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। यस, इट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड। उसका रीज़न पता करना ज़रूरी है। वो रीज़न प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है लेटर ऑन, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। शुरू में प्लेसेंटा की वजह से नहीं कहेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है प्रेगनेंसी होना। हाँ, जब मैं अबॉर्शन 5वें महीने तक बोल रही हूँ तो फर्स्ट 3 महीने में हम प्लेसेंटा की बात नहीं करेंगे। 3rd मंथ के बाद वो रीज़न एक हो सकता है कि लो प्लेसेंटा था, ब्लीड होने लग गया, अर्ली सेपरेट हो गया, उसकी वजह से अबॉर्शन मिसकैरेज हो गया। तो मिसकैरेज के साइन इज़ ब्लीडिंग। ज़रूरी नहीं है वो प्लेसेंटा की वजह से है या किसी की वजह से भी है। अगर कोई हेल्दी ग्रोइंग प्रेगनेंसी नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस ही एक्सपेल होने की कोशिश कर रही है, तो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होगी। जैसे ऐसा होता है कि अगर व्हेन यू कंसीव डे 1 से, ठीक है, आपको हल्की स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप भी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, एंड डॉक्टर वाज सेइंग कि ठीक है, नॉर्मल है अभी, ठीक है, कुछ रह गया है, स्पॉटिंग रह गई है, वो बाद में या तो सोक्ड हो जाएगा या तो वो बाहर आ जाएगा। इज़ दिस नॉर्मल? क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है एक पेशेंट को कि ये नॉर्मल चीज़ है ना, या फिर वो डॉक्टर पहले से ही जानता है वो चीज़ कि आगे क्या होने वाला है, तो ये पहले ही पेशेंट को बता दिया जाना चाहिए कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है दिस इज़ नॉर्मल। ऑफ कोर्स जब ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर हमेशा महिला को बोलते हैं आप बेड रेस्ट कीजिए, बिकॉज बहुत सेंसिटिव है ये चीज़। अभी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऑफ कोर्स सेंसिटिव होते हैं। तो क्या स्टार्टिंग से लेके 7 वीक्स टू 10 वीक्स और 13 टू 14 वीक्स जो हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, नॉर्मल है या रिस्की है? तो कुछ ब्लीडिंग, जैसे आपने नॉर्मल बोला, तो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोली जाती है। वो जनरली आपके जब पीरियड्स ड्यू था उसके कुछ दिन पहले ही हो जाती है। उस समय बेसिकली जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस से इम्प्लांट हो रहा है। तो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जिसे बोलते हैं, वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो टाइमलाइन को जज करेंगे, तो कई बार वी मेक आउट कि हाँ वो तो शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अदरवाइज हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद कभी भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग नॉर्मल नहीं है। नॉट कि ब्लीडिंग हुई तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, हम उसे सपोर्ट देंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, हम कॉज जानने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली मेडिसिन जब देंगे। कभी कभी सिर्फ हार्मोनल सपोर्ट अच्छा नहीं है, जो नेचुरली अच्छा नहीं है तो हम आर्टिफिशियली ऐड करने की कोशिश करेंगे। बेड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो बेड रेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वर्क करती है। तो बेड रेस्ट नहीं कि बेड पे ही लेटे रहना है और हिलना नहीं है, बट मिनिमल एक्टिविटी रखनी है। अच्छा, वॉशरूम चले जा सकते हैं एज पर द एडवाइस। जिस समय हैवी ब्लीडिंग हो रही है शायद एक आध दिन आपको वो भी अवॉइड करने के लिए बोलें, मिनिमम रखने के लिए बोलें, बट जैसे जैसे स्पॉटिंग बेटर हो रही है थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जब भी ऑनगोइंग ब्लीडिंग या रिस्क ऑफ मिसकैरेज या साइंस ऑफ मिसकैरेज लग रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो अवॉइड करनी ही करनी है, जैसे कि ट्रैवलिंग, ऑटो रिक्शाज, झटके वगैरह, मार्केट एरियाज़ में जाना, ज़्यादा अप डाउन स्टेयर्स से करना, इंटीमेसी बिल्कुल इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, और कोई भी एग्जर्शन वाले काम करना। एट द मोस्ट अगर ब्लीडिंग कंट्रोल्ड है या मिनिमम है तो आप थोड़ा बहुत घर के अंदर वॉक कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर या एग्जर्शन नहीं करना है। तो ये मॉडिफाइड बेड रेस्ट जिसे बोलेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस द मेडिकेशंस एडवाइज्ड आर इम्पॉर्टेंट। उससे अगर हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल्ड रहती है या हमारी प्रेगनेंसी, हमारी बेबी की हार्ट बीट चल रही है तो हम आगे चाहते रहते हैं। तो नॉर्मल नहीं है बट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड इवेंचुअली हेल्दी प्रेगनेंसी में ये कन्वर्ट हो सकता है। बट व्हाट इफ़ कि अगर कोई एक पेशेंट एक दिन पहले ही टेस्ट करवा के आए
और डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, और अगले दिन उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है एंड दैट शी नोज कि उसको मिसकैरेज हो गया। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। जितना हमारा हैवी ब्लीडिंग है, जितना क्रैम्प्स के साथ एसोसिएटेड है, तो चांसेस कि हम आगे हेल्दी प्रेगनेंसी में जा पाएंगे वो कम होते हैं। स्लाइट स्पॉटिंग हुई, अदरवाइज रेस्ट करने पे ठीक हो गई, तो फिर एक वो पॉजिटिव बात होती है कि रेस्ट करने पे ठीक हो गई, पेन नहीं हुआ, स्पॉटिंग ही थी, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं थी। लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स के साथ हो रही है, क्रैम्प्स के साथ हो रही है, इसका मतलब मे बी अब ये रिवर्सिबल नहीं लग रहा है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मिसकैरेज। शायद ये सिर्फ थ्रेटेंड मिसकैरेज नहीं है, अब मे बी ये इनएविटेबल हो गया है, शायद इसको रोका नहीं जा सकता। तो कभी कभी सिम्टम्स से हमें थोड़ा पता चल जाता है। बाकी अगर एक दिन पहले एवरीथिंग इज नॉर्मल, अगले दिन कुछ भी हो सकता है। एनी प्रेगनेंसी, सी हेल्दी प्रेगनेंसी इज अ रेट्रोस्पेक्ट थिंग। जब बच्चा हाथ में आ जाता है, माँ बच्चा दोनों ठीक है, तब हम कह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रेगनेंसी में, इनफैक्ट किसी भी पेशेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेचुरली वेयर विल यू गो, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। जब मिसकैरेज होता है तो आई थिंक दो तरीके होते हैं, जो भी अंदर कुछ रह जाता है उसको क्लीन करने के। देयर इज सम टैबलेट्स एंड देयर इज वन थिंग DNC। तो विच आर सेफेस्ट? तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट पर। अगर हमें लग रहा है कि हम उस मिसकैरेज के प्रोसेस को रोक नहीं सकते, अब वो थ्रेटेंड की लिमिट से बाहर जा चुका है, अब ये इनएविटेबल हो गया, ये होके ही रहेगा, या फिर हार्ट बीट ही नहीं आई, एक मिस्ड मिसकैरेज भी होता है, जिस केस में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई स्पॉटिंग नहीं है, कोई क्रैम्प्स नहीं है, लेकिन जब रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि बेबी की हार्ट बीट ही नहीं है, बेबी ने ग्रो करना रुक चुका है, अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो मिस्ड है। उस केस में सिम्टम्स ही नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, प्रेगनेंसी अब आगे नहीं जाएगी, तो उसको भी हमें डील करना है। इसके डील करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। अगर पेशेंट को ऑलरेडी ब्लीडिंग या क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो नेचुरली मिसकैरेज स्टार्ट हो गया है, तो या तो वी कैन जस्ट वेट एंड सी, और काफ़ी बार वो खुद से ही कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है, यूट्रस एकदम एम्प्टी हो जाता है। 5 to 7 डेज़ हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें पेशेंट को इसके सिम्टम्स की कब आपको आना है, घर पे नहीं रहना है, ये बताना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, आपको लग रहा है जितना आपके यूजुअल पीरियड्स में होती है उससे डबल हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत वीक महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब शायद बीपी कम तो नहीं हो रहा है, या क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंटॉलरेबल हो रहे हैं, उस केसेस में आपको हॉस्पिटल आना होता है। उस केस में शायद असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। दूसरी चीज़ है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें अगर अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है तो हम उसको हास्टन करने के लिए, उसको जल्दी करवाने के लिए टैबलेट्स दे सकते हैं। इसके लिए पेशेंट एडमिटेड भी हो सकता है और घर पे भी, डिपेंडिंग अपॉन उसका वाइटल्स कैसे हैं, वो कितना स्टेबल है, ब्लीडिंग कैसी हो रही है और पेशेंट कितना समझ रहा है। अगर नाइट टाइम में कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो आ पाएगा हॉस्पिटल, देयर इज़ समबडी जो एकम्पनी करके ला पाएंगे, तो ये सब चीज़ों भी इसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो अबॉर्शन अब कम्प्लीटली हो जाए। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जो आपका मिसकैरेज है वो अनप्रेडिक्टेबल है? वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ। जैसे मैंने बोला 10 to 20% मिसकैरेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार कोई कॉज हो, बट हमें हर बार कॉज ढूंढने की कोशिश करनी है ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो पाए। अच्छा, तो ये कॉज जानने का तरीका क्या ये भी है कि जब मिसकैरेज होता है, जो अब वो फीटस जो आपका बाहर निकल के आता है, क्या उसके टेस्ट से ये पता चल पाता है कि मिसकैरेज क्यों हुआ है? अधिकतर तौर पे अगर पहली बार ऐसा हुआ है तो रिकरेंस रेट कम होता है। कोई भी मिसकैरेजेस में बहुत कॉमन कॉज क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम रहता है, जो कि क्या है? क्रोमोसोम्स गुण क्षेत्र होते हैं। हमारे शरीर में हर सेल में क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़ों में वो क्रोमोसोम्स होते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स पे जीन्स या डीएनए जैसे है, उन्हीं क्रोमोसोम्स पे जीन्स या डीएनए रहते हैं जो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। जैसे अगर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होगी, 23 जोड़ों की जगह अगर कोई भी क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है, एक कम है, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, वो भी एक क्रोमोसोम की प्रॉब्लम होती है। तो अगर क्रोमोसोम में कहीं भी कुछ गड़बड़ी है तो नेचुरली वो बेबी कई बार आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वो दूसरे महीने तीसरे महीने पे ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है और इवेंचुअली फिर मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन कॉज है अर्ली मिसकैरेजेस का। उसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे थायराइड इश्यूज़ हैं, शुगर इश्यूज़ हैं, या फिर यूट्रस में कुछ बनावटी इश्यूज़ भी कई बार हो सकते हैं।
उसमें बहुत अर्ली नहीं, कई बार मिड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शंस होते हैं, 3rd से 5th मंथ के बीच के अबॉर्शंस होते हैं, या सर्विक्स में प्रॉब्लम है, सर्विक्स ओपन तो नहीं हो गया समय से पहले। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं मिसकैरेजेस के। बट अगर ये मिसकैरेज रिकरेंट हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं 2 या 3 बार से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव मिसकैरेजेस हो रहे हैं, जो कि 2% पेशेंट्स में होता है, उस केस में हमें एक डिटेल जांच, क्योंकि अब ये बहुत बार हो गया है और फिजिकली और इमोशनली पेशेंट की पूरी वेलबींग अफेक्ट हो जाती है, तो हमें सारी जांचें करवाने के बाद ही एक नेक्स्ट प्रेगनेंसी दोबारा प्लान करनी चाहिए, जिसमें हमारा ये सब कवर होगा, जिसमें क्रोमोसोमल इश्यूज हो जाएंगे हमारे, और हमारे इन्फेक्शंस हिस्ट्री टेकिंग से हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि बार बार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है, प्लस इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ हम कवर करेंगे, यूट्रस में कोई अनॉटमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो इश्यूज़ के लिए देखेंगे टेस्ट्स करके। तो उसके बाद ही व्हेन वी नो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कई बार अनएक्सप्लेन्ड भी रह जाते हैं कॉजेस। उस केस में यू नेवर नो दूसरी प्रेगनेंसी नेक्स्ट कैसी रहेगी। तो जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है कि प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उससे पहले कोई टेस्ट हैं या फिर कोई तरीके हैं जिससे वो ये अश्योर कर सकती है कि उसको अब कंसीव करना है, तो वो ये चीज़ें चेक कर ले? देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सारी प्रेगनेंसीज प्लान्ड प्रेगनेंसीज ही होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसे नहीं हमने तो ये दवाई खाई थी, हमने तो एक्सरे करवा लिया था, हमें तो मालूम ही नहीं था, तो ये चीज़ें नहीं हो, या हमने ये चीज़ खा ली थी। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है हमने ऐसा कुछ खा लिया था इसीलिए मिसकैरेज हो गया। अच्छा। तो जब वो हमारी एक प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो हम ऑब्वियसली उस पीरियड के अराउंड थोड़ा सेफ रहेंगे। फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स हमें पहले से स्टार्ट करना चाहिए, और हमें ऑलरेडी अगर हम ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं तो अपना हेल्थ का, अपने बॉडी वेट भी एक ऑप्टिमल वेट पे एंटर करना चाहिए। तो अगर हम बहुत प्लान्ड प्रेगनेंसी में एंटर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है घर में या हस्बैंड की साइड पे, अपनी साइड पे, तो वो चीज़ का एक रिकरेंस हो सकता है। कई बार इनहेरिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं प्रेगनेंसी में, तो अगर हम प्लान्ड कर रहे हैं तो हमें एक डॉक्टर से मिलकर ये सब चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए कि हमारे कज़न में ये था या उनके बच्चों को ये था, कहीं हमारे पास ये रिस्क तो नहीं है। और कुछ बेसिक टेस्ट्स भी हम उससे पहले कर सकते हैं, जैसे आपका इम्यून स्टेटस। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रुबेला इन्फेक्शन है, क्या हम वैक्सीन हमने बचपन में ली थी, कई बार याद नहीं होता है पेशेंट को, तो हम उसका इम्यून स्टेटस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम प्रेगनेंसी से पहले आपको वैक्सीन दे सकते हैं। अच्छा। ताकि पहले से अब वैक्सीनेटेड हो, तो हम बहुत ही हेल्दी प्लान्ड तरीके से जब एंटर करेंगे तो प्रेगनेंसी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। एक्स को लेकर भी कोई टेस्ट वगैरह किए जाते हैं टू कीप द प्रेगनेंसी? नहीं, पहले अगर हमारा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कंसीव कर लेते हैं तो जैसे जैसे जो टेस्ट आपके एज या आपके हिस्ट्री के हिसाब से ऑप्टिमल होंगे वो करे जाएंगे। और अगर हम मिसकैरेजेस की बात कर रहे हैं और रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, तो जैसे आपने पहले पूछा कि हम क्या फीटस का या प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनका टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, और पेरेंट्स का टेस्ट भी पॉसिबल होता है। जेनेटिक टेस्ट, क्रोमोसोम्स के लिए जो टेस्ट होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। अगर घर में कोई जेनेटिक डिजीज़ चल रही है तो भी पेरेंट्स का टेस्ट करके, बेबी का टेस्ट करके, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो एक चीज़ और है जो कि बहुत कॉमन जो है फैलती है कि मिसकैरेज मतलब कि एक महिला की गलती है। हो सकता है कि महिला के बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ रहा हो जिसकी वजह से वो बेबी रुक नहीं पाया हो, लेकिन आदमियों को लेकर वो कोई बात ही नहीं करता कि हो सकता है कि एक आदमी में भी कुछ चीज़ें या फिर ऊपर नीचे कुछ रह गया हो जिसकी वजह से वो स्पर्म ऐसा रह गया हो जिसकी वजह से वो मिसकैरेज हो गया हो। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम इक्वली, हम एक विमेन के बारे में तो बात करते हैं, वो एक मेंस के बारे में हम बात नहीं करते ये मिसकैरेज को लेकर? देखो, मिसकैरेज किसी की भी गलती नहीं है। अगर ये हमारे 10% या 20% प्रेगनेंसीज़ में होना ही है तो बहुत चांस है कि एक फ़ीमेल की लाइफ में कभी ना कभी ये हो जाए। अगर हम अपनी लाइफ में 2 या 3 बेबीज़ भी लाते हैं तो काफ़ी चांस होता है इसके होने का। इसमें किसी की गलती नहीं है। वही सेम पेशेंट जिसको एक मिसकैरेज हुआ है, बाद में 2 हेल्दी बेबीज़ भी तो हो गए, उसी बॉडी से हो गए, उसी इन्वायरमेंट में हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने सारे कॉजेज़ हैं कि आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये बॉडी की गलती थी, या ये कुछ खा लिया था, या ये कुछ ट्रैवल कर लिया था, या फिर कुछ दवाई खा ली थी। मतलब यू कैन नॉट डिफाइन द कॉज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉज पता ही नहीं चलता है। फिर विमेन को ही बार बार क्यों इस चीज़ को लेकर इसको हमें बहुत चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट
वो पेशेंट जो इतने इमोशनल ट्रॉमा से जा रही है आफ्टर मिसकैरेज। फिजिकल तो है ही है, ब्लीडिंग, क्रैम्प्स, कई बार सर्जिकली हमें उसको डील करना पड़ता है अगर मेडिसिन काम नहीं करती हैं, तो एक सर्जरी हो रही है, कभी कभी एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, तो बॉडी तो इससे गुजर ही रही है, प्लस जो मेंटली इमोशनली एक अटैचमेंट जो फीमेल को उस प्रेगनेंसी से हुई थी। तो इस केस में फैमिली को, नॉट इवन हस्बैंड, द एंटायर फैमिली को इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि कुछ नहीं होता, आप अपना ध्यान रखो। वी कैन नॉट डू प्रेगनेंसी के लिए अभी मच, उसको तो हमें डील करना ही पड़ेगा, बट हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। आप उसकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा ना, ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इतना स्ट्रेसफुल उस पेशेंट को रखेंगे, फैमिली अगर इतना सपोर्टिव नहीं होगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो कंसीव करने पे हमेशा सोचेगी कहीं इस बार भी वो तो नहीं हो जाएगा जैसा पहले हो गया। तो अब एक स्ट्रेस, पहले का कॉज नहीं पता, बट इस बार एक स्ट्रेस तो है, एक कॉज एक्स्ट्रा, तो वो तो एक एडिशनल आपने दे दिया उसको। तो उस समय सपोर्ट की फैमिली के बहुत ज़रूरी है। तो मिसकैरेज होने के बाद ऐसी बात कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसा बेबी डिलीवर करने के बाद आपकी बॉडी हो जाती है, मिसकैरेज के बाद भी सेम आपकी वैसी बॉडी हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरे हार्मोन्स जो हैं हमारे, जब प्रेगनेंसी होती है वो चेंज होते हैं काफ़ी, हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं, फिर वो एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं, तो बहुत सारा बॉडी के मूड चेंजेस आते हैं, बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं। आई वोंट से कि जो 9 महीने के बाद आएंगे वो सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन सारी ऑर्गन्स जो थी ना वो प्रेगनेंसी के इफेक्ट के अंडर आ चुकी हैं। अब उन सारी बॉडी ऑर्गन्स को, इवन आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, हर चीज़ को, यूट्रस को नॉर्मल आने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमें अपनी बॉडी को देना है। एटलीस्ट आइडियली अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स तक तो हमें दोबारा कंसीव भी नहीं करना चाहिए। 3 नॉर्मल पीरियड साइकिल्स आ जाएं तो एवरेज 3 मंथ्स तो मिनिमम होना चाहिए। बट अगर कोई पेशेंट फ्री फील कर रही है, कंफर्टेबल फील कर रही है, तो 1 मंथ के बाद भी शी कैन ट्राई आफ्टर द मिसकैरेज। बट एक साइकिल तो नॉर्मल आनी ही चाहिए, 1 मंथ तो वेट मिनिमम करना चाहिए, 3 मंथ्स एक आइडियल है। और अदरवाइज जब तक पेशेंट को लगता है मैं फिट नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, इट्स हर बॉडी विल टेल हर कि अब मेरी बॉडी फिजिकली फील कर रही है कि आई एम रेडी टू कंसीव अगेन, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम मेंटली, माई माइंड इज काम, तो शी कैन एंटर। तो जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट 3 मंथ काफ़ी क्रूशियल होते हैं, उस टाइम पे काफ़ी ध्यान रखना होता है, फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या इंटीमेट भी होना या फिर उस टाइम पे वजाइनल के साथ छेड़छाड़ करना भी मिसकैरेज का एक रीज़न हो सकता है? ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में इंटीमेसी हमेशा मना करते हैं, बट हाँ कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमें मालूम नहीं है अभी हम कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है प्रेगनेंसी, प्लस अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हम इनिशियली प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर रहे थे, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं, या फिर हमारी पुरानी ऐसी हिस्ट्री है जिसमें हमारी अर्ली डिलीवरी हो गई थी, या अर्ली पेन या स्पॉटिंग हो गए थे, तो ओवरऑल आपकी हिस्ट्री के हिसाब से अगर आपके रिस्क फैक्टर्स होंगे तो आपके डॉक्टर आपको कंप्लीट नो फॉर इंटीमेसी भी कह सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट फ्यू मंथ्स में हमें थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ नो कंप्लीट नो फॉर इंटीमेसी, बट हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, क्योंकि हर बॉडी, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। मिसकैरेज के बाद आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? हेल्दी डाइट, हमेशा हेल्दी होनी चाहिए हमारी डाइट। इफ़ आई टेल यू सिंपल लैंग्वेज में, तो आवर प्लेट शुड बी कलरफुल एंड नॉट वाइट। मैदा, शुगर एंड आलू ये सब अवॉइड करके ना, इट शुड बी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो हेल्दी डाइट लें आप। रिकवरी बॉडी को चाहिए, माइंड को चाहिए, तो जितना आप हेल्दी खाएंगे प्रॉब्ली you'll स्टार्ट टू फील बेटर वेरी सून। तो मिसकैरेज के बाद एक बॉडी को वापस से मेंटली और फिजिकली, आई थिंक फिजिकली फिर भी रिकवर कर ले इंसान, मेंटली नहीं रिकवर कर पाता, तो कितना टाइम लगता होगा? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये एक नेचुरल था। सपोज़ हमें बुखार हो गया, हम एडमिट हुए, हमने कुछ टेस्ट कराए, हमारा कुछ डेंगू या टाइफॉइड आया, हमने ट्रीटमेंट ली, हम रिकवर हो गए। तो इसको भी हमें इस तरीके से एक टैबू की तरह नहीं लेना है कि अरे ये तो मिसकैरेज हो गया, ये तो मेरी गलती है, मैं होल्ड नहीं कर पाई, ऐसी फीलिंग अपने माइंड में, इसे गिल्ट रिडन नहीं होना है। इट्स ओके, हमें और भी कोई बीमारी होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। वी डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि अरे ये हो गया था, शायद मच्छर ने काट लिया था इसलिए मुझे डेंगू हो गया, ये मेरी गलती है। तो वी डोंट फॉल इन गिल्ट ऑल द टाइम। तो यही चीज़ प्रेगनेंसी को लेके भी हमें ऐसे गिल्ट रिडन नहीं होना है, तभी हम मेंटली उससे बाहर निकल पाएंगे। और ऑब्वियसली केयरफुल रहना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, बट स्ट्रेस में नहीं रहना है
केयरफुल रहना है कि ठीक है, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वील ट्राई टू गिव इट द बेस्ट। हम पहले से डॉक्टर के पास जाएंगे, जो जो मेडिसिन टेस्ट हैं हम लेंगे, हम सारे प्रिकॉशंस रखेंगे, बट जो होगा फिर लेट जस्ट लीव इट टू गॉड। बट स्ट्रेस को नहीं आने देना है। पर आई थिंक आपने इतना ज़ोर दे के ये बात बोली कि स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया, आप कितनी बार भी बोलेंगे स्ट्रेस लेना ही लेना है। स्ट्रेस चाहे कुछ भी, अब जैसे कि एक मिसकैरेज एक सदमा ही होता है हर औरत के लिए, और उस सदमे से बाहर आना वो औरत के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसे खुद बाहर आना है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए खुद की बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो ये जानते हुए भी वो औरत बाहर ही नहीं आ पाती है। तो आई थिंक पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, तभी आप जैसे पूछ रहे थे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कब आना चाहिए, तो व्हेन यू फील यू आर फिट। हर बॉडी बहुत डिफरेंट है। कुछ पेशेंट को लगता है कि नहीं मैं तो आई एम फीलिंग ओके, 1 मंथ ही हुआ है एंड दे ट्राइंग अगेन, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये आपकी बॉडी, आपका माइंड है, योर बॉडी विल गिव यू साइंस कि नाउ आई एम रेडी। मिसकैरेज के बाद कौन कौन सी बॉडी पार्ट ज़्यादा अफेक्ट होती है? मतलब ज़्यादा, जैसे एक तो लोअर एब्डोमेन आपका पेन, क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, लेकिन अदर देन दैट कौन सी बॉडी पार्ट आपके ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? देखो, मिसकैरेज के समय यूट्रस तो ऑब्वियसली मेन ऑर्गन ही है, तो पेन, ब्लीडिंग, क्रैम्प्स, बट एक बार जब कम्प्लीटली इट इज़ ओवर, उसके बाद में जनरली क्रैम्प्स, पेन सब ठीक हो जाता है ग्रेजुअली। थोड़ी सी जो, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड लॉस इज़ मोर देन द यूजुअल जो पीरियड्स हमारे हर महीने रहते हैं, उसके कंपैरेटिवली ब्लड लॉस ज़्यादा है, तो एक जनरल बॉडी में वीकनेस आना ब्लड की कमी की वजह से वो नॉर्मल है टू फील। बहुत ज़्यादा अगर हमारा अर्ली मिसकैरेज है तो हमारी बाकी सारी ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे पीरियड्स नेक्स्ट साइकिल में भी थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो अ फ्यू साइकिल्स पीरियड ऊपर नीचे हो जाना, तो सारी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो तो अफेक्ट होती ही हैं। अर्ली प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो 2 मंथ्स हैं उसको कहना चाहूँगी, जो कि 8 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी होती है। अच्छा, और तो क्या वो क्रूशियल पीरियड होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसे अर्ली प्रेगनेंसी का नाम दिया? अर्ली प्रेगनेंसी इसीलिए क्योंकि अभी जस्ट इम्प्लांटेशन हुई है और प्लेसेंटा ने टेक ओवर नहीं किया है। हमारी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के सपोर्ट में है, जो इनहेरेंट नेचुरल हार्मोन्स हैं, और प्लेसेंटा अभी बन रहा है। 3 मंथ्स तक प्लेसेंटा काफ़ी बन जाता है, प्रोसेस 4th मंथ में भी चलते रहता है, बट 3rd मंथ तक अच्छे से प्लेसेंटा आवल नाल बन जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के सपोर्ट को टेक ओवर कर लेती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये ट्रांजिशन अभी चल रहा है, हमारा प्लेसेंटा अच्छे से नहीं आया है, तो उस केसेस में मिसकैरेजेस का चांस ज़्यादा होता है। एक बार हम 8 हफ्ते क्रॉस कर जाते हैं, हमारा बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है, हार्ट बीट आ गई है, प्लेसेंटा फॉर्म होने लग गया है, अब तक सब ठीक चल रहा था, तो चांसेस कुछ मिसहैप होने के या ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो जाने के कम हो जाते हैं। अच्छा, किसी किसी महिला को 9 मंथ तक ही हल्की हल्की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती रहती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती तो है। ऐसा ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई तो पक्का ही कुछ ना कुछ दिक्कत होगी और रोक दो प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ नहीं है। हम उस ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को अगर दवाइयों से कंट्रोल कर पा रहे हैं और हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है, हार्ट बीट हमारी कंटिन्यूड रह रही है, तो हम आगे जा सकते हैं, बाद में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्लेसेंटल इश्यूज भी हैं या हार्मोनल इशू भी हैं तो वो बच्चे के साथ बाद में नहीं रहने वाले हैं। प्लेसेंटा तो हम कॉर्ड को कट कर देंगे तो कट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बेबी को बाद में फ्यूचर लाइफ में अफेक्ट करेंगे या कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चे में रहेगी भी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रहा है जो प्रेगनेंसी में कंट्रोल्ड है आपके रेस्ट से, आपकी मेडिकेशन से, और बेबी का साइज़ जो है, ग्रोथ जो है वो एडिक्वेट चल रही है, हार्ट बीट हमेशा ठीक से चल रही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बेबी हमारा हेल्दी होगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें कंज्यूम करने से मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं? बहुत देखो, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी जो हमारी एडिक्शंस हैं, ये तो हमें इज़ अ कंप्लीट नो। उसके अलावा अगर हम फूड की बात करें तो जैसे रॉ पपाया कहा जाता है कि नहीं इनटेक करना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, अबॉर्शन का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो रॉ पपाया हो गया, रॉ पाइनएप्पल हो गया। रॉ पपाया नहीं खा सकते, लेकिन पका पपाया खा सकते हैं, बट आई वुड से इफ यू हैव ऑप्शंस तो इट्स ओके, यू कैन ईट अदर फ्रूट। हाँ, तो मतलब ये कोई डर नहीं है, मतलब हाँ, कहते हैं कि पपाया नहीं खाना। मैंने एक बाइट पपाया की खा ली थी तो अब मेरा अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। इट्स नॉट, इट्स ऑल्सो द अमाउंट यू ईटन। कि मैंने बहुत सारा रॉ पपाया खा गया तो एक रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि खा लिया था तो अब पक्का ही प्रॉब्लम होना है। नहीं, जैसे बोलते हैं पीरियड्स में भी नहीं खाना चाहिए पपाया, क्योंकि उससे कई बार यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। अच्छा,
तो फिर और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा ब्लीडिंग या पेन तो नहीं होगा। इनफैक्ट कई लोगों को लगता है अगर पीरियड्स लाना है तो पपाया खा लो, बेसिकली पपाया वगैरह खाने से या कुछ गर्म चीज़ें खाने से पीरियड्स आ जाएंगे इन केस इट्स डीलेड। तो वो सब भी कहीं ना कुछ अफेक्ट होता होगा, वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस कई बार करते हैं। अच्छा, तो एक रिस्क है, इसलिए इट्स बेटर कि अवॉइड किया जाए। पपाया, पाइनएप्पल के अलावा और कौन सा? बाकी सी फूड अगर जिसमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा हो वो अवॉइड करना चाहिए। अनकुक्ड मीट है या एग्स हैं जो अच्छे से कुक्ड नहीं है, मिल्क भी है तो वो अच्छा पेस्चराइज्ड मिल्क होना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस के चांसेस ना रहें। ओ, अगर मतलब अगर नॉनवेज खा, जैसे आपने सी फूड्स बताया जिसमें ज़्यादा मर्करी ना हो, और तो खा सकते हैं खा सी सकते फूड, हैं। हाँ, बट द प्लेस यू गेटिंग इट फ्रॉम सब कुछ हाइजीनिकली क्लीन होना चाहिए। हम एक नॉन प्रेगनेंसी में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बट प्रेगनेंसी में क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी चेंजेस से गुजरती है, तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक अफेक्टेड रहती है। उस केस में हम नहीं चाहते कि हमें कोई इन्फेक्शन हो, वो मदर के साथ साथ बेबी को भी अफेक्ट करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मतलब उन महिलाओं को एक मैसेज दें जाने से पहले कि जब भी आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं तो वो कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए, और वो कौन सा बेसिक रूटीन है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं। तो जब हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे डिस्कस करें अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपनी पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर में जो हैं वो सब कुछ डिस्कस कर लें तो बहुत बेटर होता है। बट अदरवाइज़ एक जनरलाइज्ड अगर एडवाइस की बात करें तो आपको प्रीनेटल सप्लीमेंट्स जिसमें फॉलिक एसिड हो वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमें अवॉइड करना है कोई भी अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में स्पेशली लेना, एक्सरेज या कुछ रेडिएशन एक्सपोजर करना। और अगर हमें मालूम है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम ब्लड ग्रुप टेस्ट है या थैलेसीमिया टेस्ट है या थायराइड लेवल्स हैं या रूबेला एंटीबॉडी टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी है क्या रूबेला इन्फेक्शन के लिए, ये हम प्रेगनेंसी के पहले करवा सकते हैं बिफोर एंटरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, जाने से पहले अभी आपने मैसेज दिया तो मुझे ना एक दो सवाल और क्लिक किए कि क्या थायराइड, बीपी, शुगर ये सब भी कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो अगर थायराइड बहुत ज़्यादा डीरेंज्ड है तो वन ऑफ द रीजंस मिसकैरेज का ये भी हो सकता है। शुगर लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हैं तो मिसकैरेज का भी कारण हो सकता है। प्लस फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे की बनावट चल रही है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस समय अगर ब्लड शुगर लेवल्स माँ की बॉडी में ज़्यादा होंगे तो वो ब्लड शुगर लेवल्स बच्चे की बनावट में भी अफेक्ट करेंगे। तो बच्चे में कुछ स्ट्रक्चरल अनोमली तो नहीं आ जाएगी, बनावटी खराबी तो नहीं आ जाएगी, इसका भी रिस्क होता है जो कि अल्टीमेटली मिसकैरेज में लैंड अप कर सकता है। बीपी की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी को, बहुत अर्ली मिसकैरेज नहीं लेकिन बाद में जाके ग्रोथ इश्यूज़ ज़्यादातर करता है। प्लस अगर हम शुगर और बीपी की कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जो कि सेफ़ इन प्रेगनेंसी नहीं है तो भी वो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारे बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी चेक होनी चाहिए, और अगर नहीं ले रहे हैं तो शुरू भी जल्दी करनी चाहिए ताकि ये वैल्यूज़ कंट्रोल्ड आए हमारी जल्दी। क्या मिसकैरेज के टाइम पे हाई रिस्क ऑफ डेथ्स हो सकते हैं इन मदर? डिपेंड्स। अगर जैसे हम जब बात कर रहे थे कि घर में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड रहना है। इन केस आपको हैवी ब्लीडिंग होने लग जाए, आपको बहुत तेज़ क्रैम्प्स आ रहे हैं, चक्कर आ गया, आप गिर ही गए, तो उस केस में बहुत हैवी ब्लीडिंग की वजह से हमारा बीपी फॉल कर सकता है। एक लिमिटेड ब्लड है हमारी बॉडी में, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी मिसकैरेज मेडिसिन पर भी हो रहा है तो वो सुपरवाइज्ड बाय डॉक्टर होना चाहिए। आपको सिम्टम्स की कब मुझे वापस हॉस्पिटल रन करना है ये पता होना चाहिए, ये हमें अश्योर करना चाहिए कि कम्प्लीटली वो प्रोसेस हो गया है। अदरवाइज़ कई बार इन्फेक्टिव भी हो जाता है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ या फिर अनहाइजीनिकली हैंडल्ड है तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क है जो कि फिर मदर की बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो अगर कहीं पे वो सेप्टिक हो गया या इन्फेक्टिव हो गया या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो मदर की हेल्थ को इस हद तक भी अफेक्ट कर सकते हैं कि वो एक मोर्टेलिटी में कन्वर्ट हो जाए, वो लाइफ को एंडेंजर करने लग जाए। तो इसलिए मैनेजमेंट अंडर सुपरविजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, आपने मतलब इतनी डीपली ये कॉन्वर्सेशन में आपने सारे अपने पॉइंट्स रखे। आई होप हमारी ऑडियंस को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई थिंक बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो कभी भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या करने जा रही हैं तो आई थिंक कुछ बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक रूटीन है जो उनको फॉलोअप करते रहना चाहिए ताकि मिसकैरेजेस ना हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।